इस ट्रेनिंग में हम बात कर रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट और लीडरशिप के बारे में। और ये ट्रेनिंग इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके बाद आपके स्कूल का रूपांतरण होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन। अर्थात जिस स्थिति में आपकी विद्यालय, आपके विद्यार्थी, आपका स्टाफ है, स्कूल के आसपास समुदाय है, उससे कहीं बेहतर होने वाला है। रूपांतरण में बदतर नहीं होगा, बेहतर होगा। क्या होगा? तेज से बोलिए। बेहतर होगा। और क्या नहीं होगा? नहीं होगा। उसमें बोलिए साथ में, क्या नहीं होगा? तो क्या होगा? बेहतर होगा। बेहतर कब होगा? जब बेहतर हम सीख करके यहां से जाएंगे। सीखना यहां कोई अलग बात नहीं हो रही कि आपसे नहीं आता है। केवल यहां पर यह बात की जाएगी कि हम अपने कार्य को बेहतर ढंग से कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो कैसे करें। और इसकी कोई सीमा नहीं होती है। किसी भी काम को बेहतर से बेहतर करने की वो आजीवन सीखता रहता है। कोई अच्छा संगीतज्ञ जो हो, अच्छा नर्तक हो, अच्छा कलाकार हो, कभी संतुष्ट नहीं होता है। जीवन पर्यंत क्या कहता है वह? अभी हम सीख रहे हैं। एक शब्द आता है प्रैक्टिस करना। डॉक्टर को कहा जाता है प्रैक्टिस कर रहे हैं, वकील को कहा जाता है प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुने हैं? प्रैक्टिस मीन्स क्या होता है हिंदी में? अभ्यास करना। तो हमेशा प्रैक्टिस शब्द आता है यूज में। ऐसा नहीं कि मास्टर हो गए हैं, उसके जानकार हो गए हैं, यहाँ तक सीमित हैं। प्रतिदिन नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं, जैसे टीचर के प्रोफेशन हो गए, डॉक्टर के हैं, वकील के हैं, या कोई भी क्षेत्र है। यदि सीखना बंद तो जीना बंद। जब तक हम सीखते हैं तब तक जीते हैं। सीखना ही जीवन है। तेज से बोलिए। जीवन क्या है? हाँ, तेज से बोलिए और तेज से लाउडली। और जब सीखना बंद तो जीवन समाप्त। कहते हैं ना, जब जीवन के बाद कहते हैं वो शांत हो गया। शब्द सुने हैं? अब हाँ, शांति तभी होगी। अभी शांति मत कोशिश करिए कि शांत होने के लिए। शांत हो जाना मतलब निरर्थक हो जाना, किसी काम का नहीं। तो जब तक आप एक्टिव होकर के अपने जीवन में काम करेंगे तब तक आपकी सार्थकता है, तब तक आपका महत्व है। स्कूल लीडरशिप का महत्व। अब यहाँ पर लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप किसे कहते हैं? आप में से कोई बोलिए। आप, माइक है। लीडरशिप से क्या समझते हैं आप? चलिए हम बताते हैं। लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर, नॉट पोजिशनल पावर। आपका ये पोजीशन है, आप जो अपने स्कूल में हेडमास्टरशिप की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो आपकी पोजीशन है। तो यहाँ पर पोजिशनल पावर की बात हम नहीं कर रहे हैं, पर्सनल पावर की बात कर रहे हैं। आपके व्यक्तित्व विकास की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? व्यक्तित्व विकास की, आपके पर्सनल पावर की, शक्ति की। उस शक्ति से आप क्या कर सकते हैं? तो लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस। अभी हुआ था ना, हेडमास्टर के जो दो मुख्य प्रमुख कार्य होते हैं, एक होता है दिशा प्रदान करना और दूसरे नंबर में प्रभाव डालना। तो इट इज एन इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मीन्स होता है प्रभाव। यदि इन्फ्लुएंस नहीं है तो हमारा कोई काम नहीं है। तो प्रमुख कार्य होता है इन्फ्लुएंस करना और सही दिशा प्रदान करना। सही दिशा से तात्पर्य यह है कि थोड़ा सा यदि हम गलत एंगल में हैं तो कहीं का कहीं हमारा परिणाम निकल करके आता है। लॉस एंजल्स से हवाई जहाज इस तरह से उड़ा और उड़ते उड़ते केवल 3.5 डिग्री का अंतर आ जाए, केवल 3.5 डिग्री प्रारंभिक बिंदु में, तो न्यूयॉर्क न पहुंच करके वाशिंगटन डीसी पहुंच जाता है। जाना था न्यूयॉर्क। तो यहां पर गैप बहुत कम है, एंगल बहुत कम है, लेकिन सही दिशा हमारी गलत हो गई थी तो इतना गैप हो गया, नीचे स्थान ही परिवर्तित हो गया। इसी तरह से यदि आप कोई काम बढ़िया प्रारंभ करते हैं, शुरू में परिणाम कम मिलेगा आपको, लेकिन कंसिस्टेंसी उस जीवन में रखते हैं तब उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। सपोज दैट आपको अच्छा स्वास्थ्य बनाना है, आप जिम जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का असर 1-2 महीने नहीं दिखेगा। कब दिखता है? 3-4 महीने बाद। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब हम अच्छा काम शुरू करना चाहते हैं तब दूसरे को नहीं देखेंगे। जैसे मान लीजिए जिस समय हम जिम जाकर के एक्सरसाइज, कोई सुबह उठ करके सुबह व्यायाम कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, योग कर रहा है, तो आपके आसपास के लोग तो सो रहे हैं, मजे में हैं। तो जो मजे में है उसका जीवन फिर निरर्थक है।
आप उस मजे से, भाई आपकी भी नींद टूटती है, तोड़ेंगे जबरदस्ती, उठेंगे, फिर व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तब जाकर के कुछ आप सार्थक कार्य कर पाएंगे। तो अच्छा काम के परिणाम के लिए आपको कुछ न कुछ अलग ढंग से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि स्कूल लीडरशिप का महत्व जो है, स्कूल लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर हु क्रिएट्स एडवांसिंग, ध्यान दीजिएगा, प्रोग्रेसिवली एडवांस, मतलब प्रोग्रेसिवली लगातार, और एडवांसमेंट में होता है उन्नतशील। इसका फिर अर्थ क्या निकलेगा, किसके लिए है ये, हु क्रिएट्स कॉमन डिजायर, कॉमन एम, कॉमन गोल, मतलब सभी को लेकर के एक ऐसी कम्युनिटी का निर्माण करना है लीडरशिप में, जिसमें सभी के विचार को समाहित करते हुए एक अच्छा हम उद्देश्य बना लें। ठीक है, इसलिए यहां पर देखेंगे साझे विजन का निर्माण। ध्यान दीजिएगा, साझे विजन, विजन हमारा कैसा हो, साझा हो। साझा से तात्पर्य सबको लेकर के, मतलब बहुमत ज्यादा हो। सभी के विचार को तो हम मना भी नहीं सकते हैं सबके एक हो जाए। जब राम राज्य में नहीं हुआ, कहीं न कहीं मंथरा हर जगह है। ठीक है, हंसिए नहीं, शकुनी भी हर जगह है। हाँ, आओ हंस लीजिए। ठीक है, तो मंथरा शकुनी हर जगह होते हैं, उनके चक्कर में यदि पड़ेंगे तो फिर विजन गड़बड़ होता है। यदि उनको साथ में लेकर के रामचरितमानस जब प्रारंभ होती है तुलसीदास जी, तो जितने तो देवताओं और बड़े बड़े जो ओमनीपोटेंट गॉड हैं उनकी स्तुति नहीं किए हैं, उतना राक्षसों की भी स्तुति किए हैं। जो दानव हैं, किए हैं कि नहीं किए हैं? क्योंकि बहुत बढ़िया लिखते हैं कि जो दुष्ट लोग होते हैं उनको स्वयं भले जल जाएं वो, लेकिन दूसरे को नष्ट करने में आनंद आता है, मजा आता है। उसमें स्वयं वो जल जाएं, उनको उसका कष्ट नहीं होता है। ये दुष्टता की पहचान होती है। तो सबको रामचरितमानस आप बालकांड शुरू से देखेंगे तो सबका अनुनय विनय किए हैं। तो किसी काम को यदि आप प्रारंभ करना चाहते हैं अच्छे से अपने स्कूल में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो साझे विजन का निर्माण करना पड़ेगा। उनकी भी सहमति लेकर के काम करेंगे जो आपके अपोजिट में हैं। अभी आपकी यहाँ पर इसी कुशलता को विकसित करने के लिए यहाँ पर बात की जा रही है कि कैसे कैसे हम जो है अपने में गुण विकसित करें, तो उनको लेकर के हम साथ में चल सकते हैं। कार्यकर्ताओं को सहयोग प्रदान करना, सहगामी संस्कृत का निर्माण। ध्यान दीजिएगा, सहगामी संस्कृत, हमारा संस्कृत कल्चर ऐसा हो, सहगामी हो। बदलाव प्रबंधन, टीम विकास की प्रक्रियाओं की गहरी समझ, मतलब हमारी एक ऐसी समझ हो कि टीम विकास की प्रक्रियाओं की, टीम मैनेजमेंट का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो। नेक्स्ट, स्कूल लीडरशिप का महत्व क्या क्या है? सामूहिक तौर पर समस्याओं को पहचानने में, प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में, उपलब्ध संसाधनों को नियंत्रित रूप से उपयोग करने में। बहुत अच्छी बात है। तीनों बिंदुओं पर आपकी मैं समझ बनाने की कोशिश करूंगा। नंबर 1 है सामूहिक तौर पर समस्याओं को पहचानने में। जब कोई भी आप काम करने के लिए तैयारी करते हैं तो पहले ये ध्यान दीजिए कि समस्या क्या क्या है। समस्याओं की सूची बनाएंगे, फिर उन समस्याओं को दूर करने के लिए पहले तो आपका हो गया लक्ष्य। नंबर 1, जैसे आप अपने विद्यालय में लक्ष्य निर्धारित किए कि हमारी विद्यालय में अधोसंरचना के साथ साथ विद्यालयों में दक्षता का विकास, विद्यार्थियों में दक्षता का विकास करना आपका लक्ष्य हुआ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप काम करेंगे, आपकी विद्यालय सुंदर बनाएंगे, और फिर विद्यार्थियों की दक्षता में उन्नयन होगा। उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? अब इसके लिए समस्याएं कहाँ कहाँ आ रही हैं, कौन कौन समस्याएं हैं, उसकी सूची तैयार करना। प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में, यदि अपने जीवन में हम इस काम को कर लिए, प्राथमिकता को निर्धारित करना, मतलब हमारे पास काम तो बहुत होते हैं, ढेर सारे काम होते हैं ऊपर से नीचे तक, लेकिन यदि हम उसमें इस क्रम को निर्धारित कर लें कि सबसे जरूरी कौन सा काम है करना, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, इसको बोलते हैं प्राथमिकताओं का निर्धारण। जैसे कि आप अपने घर में हैं और आपका बहुत ही एक अभिन्न मित्र है जिसकी आपकी शादी में जाना है, और उस दिन आपकी माताजी की तबीयत खराब हो गई। अब दोनों काम को आप सोचिए कि माताजी की सेवा करना सबसे, अब हाँ दोनों जरूरी। उस मित्र से वादा था कई वर्षों से कि तुम्हारे यहाँ आऊंगा ही,
लेकिन अब दोनों काम में आप प्राथमिकता तय करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। पहुंचेंगे तो एक ही जगह, तब आपको लगेगा, यदि आप अच्छे विचार कहें, कि माता जी की सेवा करना उचित है। इसी तरह से स्कूल की जो कुछ समस्याएं हैं, तो उनकी सभी समस्याओं की सूची बना करके प्राथमिकता तय करिए कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा काम है, पहले उसको करना, इसके बाद इसको करना, फिर इसे करना। नेक्स्ट है उपलब्ध संसाधनों को नियंत्रित रूप से उपयोग करने में। हम बहुत परेशान होते हैं, कभी हमारे पास रिसोर्सेस कम हैं। सबसे पहले आप अपनी नज़र दौड़ा करके अपने विद्यालय में देखिए, जो उपलब्ध रिसोर्सेज हैं, क्या उनका उपयोग हम सही ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले जो उपलब्ध हैं उसी को। हम टीएलएम के चक्कर में सोचते हैं कि जब बहुत पैसा होगा टीएलएम खरीदेंगे। बहुत ऐसी सामग्री होती है स्कूल में कि टीएलएम के रूप में उसको बहुत अच्छी तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। आपकी विद्यालय में दीवार घड़ी है, उसको निकाल करके कितने लोग बढ़िया अच्छे से सिखाते हैं कि कितने बज करके कितने मिनट हो रहे हैं, बार बार घुमा करके। कितना अच्छा टीएलएम है वो। फिर चार्ट्स हैं उपलब्ध। पुस्तक, कितनी पुस्तकें प्राप्त होती हैं, बहुत पुस्तकें प्राप्त होती हैं। हर वर्ष लगभग 10,000 की किताबें स्कूल में निःशुल्क दी जा रही हैं। लेकिन क्या उन पूरी पुस्तकों का उपयोग सही मायने में हम और हमारे विद्यार्थी अथवा समुदाय में हो रहा है कि नहीं? वो सभी के लिए है। हम कितना पढ़ते हैं? सबसे पहले तो इसमें, इस पूरी ट्रेनिंग में हमको अपने बारे में विचार करना है। हमारा अक्सर एक शिकायत होती है हम लोगों की कि ऐसे बच्चे हैं सर, अभिभावक ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप कभी ध्यान से गौर से सोचिए कि हम अपने घर में अपने बच्चों पर कितना ध्यान देते हैं अभिभावक के तौर पर। कहीं न कहीं हम ट्यूशन लगाए हैं, दूसरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम दूसरे से अपेक्षा ज़्यादा करते हैं। हम ऐसे समुदाय के बीच में हैं जिनके पेरेंट्स भी हम हैं, उनके टीचर भी हैं, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको एजुकेट करना। वो हमारा पद है वहाँ पर उस समाज में काम करने के लिए, और उसी काम को करने के लिए हमारी पदस्थापना हुई है। यदि वो काम हो जाता आसानी से, फिर हमारी उपयोगिता न हो पाती। तो यहाँ पर लीडरशिप में ध्यान देने की बात है कि जो उपलब्ध संसाधन है, पहले जो हमारी विद्यालय में पहले पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, पहले उनका हम उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, पहले देखें अच्छे से। फिर नई सूची बनाएं कि और कौन कौन सी सामग्री हमको होनी चाहिए, रखनी चाहिए। नेक्स्ट है स्कूल लीडरशिप सतत व्यावसायिक विकास अवधारणात्मक प्रारूप। ये कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सतत व्यावसायिक विकास के बारे में है कि हमेशा अपने व्यावसायिक कार्य में बदलाव करने के लिए हम किस काम को कर रहे हैं सफल होने के लिए। ध्यान दीजिएगा, सतत व्यावसायिक विकास। क्या हम जिस प्रोफेशन में हैं, जो काम कर रहे हैं, तो क्या कंटिन्यू लगातार उसमें डेवलपमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? इसको कैसे हम देखेंगे? सर बीच में इधर भी आ जाइएगा, थोड़ा नजदीक भी, ऐसे घूम लीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से। अभी नया सत्र प्रारंभ हुआ है। आप ध्यान से अपने स्टाफ के साथ बैठ करके इस विचार विमर्श करते हुए से निष्कर्ष पर आइएगा कि पिछले सत्र में हम लोग जुलाई से लेकर के अप्रैल तक क्या परिवर्तन लाए अपनी विद्यालय में। उस परिवर्तन के जो क्षेत्र हैं, तो कई क्षेत्र हैं। अपनी अधोसंरचना में, आसपास के हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, विद्यार्थियों के संस्कार में, विद्यार्थियों के जीवन शैली में, फिर उनके दक्षता विकास में। जिस गांव में हमारी विद्यालय है, उस गांव में शिक्षा के क्षेत्र में आप सूची बनाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हम कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब इसको छोटा छोटा डिवाइड करिए। सबसे अच्छी योजना होती है डेली की योजना। जिस दिन हम विद्यालय गए सुबह 10 बजे और 4:30 बजे जब हमारे बच्चे निकल करके जा रहे हैं झोला टांग करके, आप पीछे से देखिए, सोचिए कि सुबह जिस तरह से आया था, तो क्या कुछ सीख करके जा रहा है कि उसी तरह से जा रहा है? उसका डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा भी योग नहीं हुआ,
थोड़ा सा मतलब कहते हैं कि कम से कम प्रयास भी एक प्रयास माना जाता है। प्रयास तो प्रयास होता है। श्री कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं अर्जुन से, अर्जुन जब हताश हो जाते थे कि नेहाभिक्रम प्रत्यवायो न विद्यते, नेहाभिक्रम नासो अस्ति प्रपत्यवायो न विद्यते स्वल्प मतस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, अभिक्रम करने में कोई भी नुकसान नहीं है। नेहा न धन इह, इसमें नहीं है। अभिक्रम मीन्स होता है प्रयास। किसी काम को आरंभ करना अभिक्रम कहा जाता है, और इसमें कोई भी विपरीत परिणाम भी नहीं आता है। स्वल्प मत्स्य, सुधन, अल्पधन, अपिधन, अस्य स्वल्प मत्स्य पूरा होगा। मतलब अल्प से भी कम, अल्प से भी कम से कम करने में भी त्रायते महतो भयात, जो हमारे जीवन का बहुत बड़ा द बिग डेंजरस है लाइफ में, उससे हम त्रायते हो जाएंगे। त्रायते मतलब उससे रक्षा होगी। त्रायते का अर्थ होता है, तो हम यदि जो भय है, जो फियर है, अज्ञानता ही भय होता है। यदि हम बहुत सारी चीज नहीं जानते हैं उसे ही फियर बोलते हैं, भय बोलते हैं। नेक्स्ट, अब ये देखिए आप यहाँ पर नहीं ठीक। सतत व्यावसायिक विकास में, स्कूल को शुरू करने में, फिर है स्कूलों में नए प्रयोग करने, स्कूलों को विकसित करने, आवश्यक कौशलों क्षमताओं को हासिल करने, स्कूल लीडर्स को मार्गदर्शन प्रदान करने। ध्यान दीजिएगा, क्रिटिकल लिटरेसी लीडर बनने में मदद करने में, करियर विकास, पदोन्नति के रास्ते। ये सतत व्यावसायिक विकास के इतने कुछ बिंदु हैं जिन पर पूरा काम होता है कि स्कूल को जो हम शुरू करें तो क्या प्लानिंग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर नए प्रयोग क्या क्या करेंगे, उसको दक्षताओं को हासिल करने में कौन कौन से काम किए जाएंगे, स्कूल लीडर्स को मार्गदर्शन प्रदान करने में। एक अच्छा लीडर कौन होता है? जो लीडर को तैयार करता है। लीडरशिप की डिफिनीशन में है, उसके अंतर्गत है। अपने स्कूल में आप अपने स्टाफ में विद्यार्थियों के बीच यदि लीडरशिप आप मेंटेन करते हैं, क्लास में मॉनिटर बनाना क्या है? लीडरशिप सिखाना है। मॉनिटर बनाते हैं ना, फिर सब्जेक्ट वाइज मॉनिटर बनाते हैं। हिंदी का मॉनिटर है, मैथमेटिक्स का है, आपका पर्यावरण का है, गणित का है, सामाजिक विज्ञान का है। तो ये क्या हम सिखाते हैं? हमारे साइलेंसर तो अपने विद्यालय में हेडमास्टर ही बना देते हैं बच्चों को कि आज की स्कूल कैसे संचालित होगी, स्वयं निर्णय लो। अभी हम लोग कई मॉड्यूल पर चर्चा करेंगे, सहानुभूति वगैरह चर्चा करेंगे इस पर। तो जब हम किसी जगह पर अपने को रख करके विचार करते हैं कि अब कैसा होना चाहिए, तब सही विचार आता है हमारे जीवन में। करियर विकास, पदोन्नति के रास्ते। नेक्स्ट है नीतियां। ये इसकी चर्चा जो है तो लीडरशिप की चर्चा 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी है। नीपा की स्थापना सैलेंसर ने इसके बारे में पूरी चर्चा किया। ये तो हो गया है, हाँ, 5 रास्ते। नेक्स्ट ये हो गया है, 14 मॉड्यूल है। स्कूल के बारे में क्या क्या होना चाहिए? देखिए, लीडरशिप का परिक्षेत्र कौन कौन सा है। बच्चे को प्राथमिकता से तात्पर्य यह है कि बच्चे की दक्षता, उसके अच्छे नागरिक बनाने में हम लोगों का क्या योगदान है। ध्यान दीजिएगा, जितनी योजनाएं हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं, बच्चे आते हैं, स्कूल भवन में जो किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? उस बच्चे के लिए। तो बच्चे को प्राथमिकता प्रदान करना है, सीखने के संगठन के तौर पर विकसित करना है, सतत प्रयोग करना है, बदलाव की जगह साझे विजन का निर्माण, तौर तरीकों में बदलाव। सामान्य सी बात है कि जब हम तौर तरीकों में बदलाव करेंगे तब जाकर के होगा। ये तो हो गया सैलेंसर पहले ही, उसी रिपीट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, यदि हम जिस भी फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में किसी से अच्छे से काम लेने के लिए विचार करते हैं, वह सशक्त होता है वह क्षेत्र। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं। हमारा शरीर है, 2 हाथ हैं, एक दायां और बायां। दाहिने हाथ से यदि आप लिखते हैं तो क्या बाएं हाथ से उस तरह से लिख सकते हैं?
जबकि एक ही शरीर का दो भाग हैं। वही भोजन जो हम खा रहे हैं, जैसे नहा रहे हैं, जैसे दोनों की समान सेवा की जा रही है, लेकिन अपने शरीर में दोनों हाथ में बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है। 5 अंगुलियां हैं, उसी तरह से है, अंतर नहीं दिखाई देगा, लेकिन काम करने में अंतर है। क्यों? क्योंकि जिससे हम जो काम ले रहे हैं उस काम में वह उत्कृष्ट हो रहा है। बात आ रही समझ में? हम अपने बाएं हाथ से लिखते हैं, हमारा बायां हाथ सशक्त है। ओझा जी दाहिने हाथ से लिखते हैं तो ओझा जी दाहिने हाथ अच्छे से लिखते हैं, हमारा दाहिना हाथ उतना अच्छा नहीं लिख पाएगा। उसी तरह से आपके विद्यालय में जितने कंपोनेंट्स हैं, जिनका आप अच्छी तरह से नेतृत्व करते हैं, उनसे काम लेते हैं, उसमें मजबूती आएगी। ठीक है, तो ये इतनी बातें हम लोग